रफ्तार में आज कुछ नए लॉन्चेस के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर एक मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल आई है भारतीय बाजार में। ट्रायम्फ लेकर आई है अपनी बॉबर, उस कैटेगरी की बाइक जिसके नाम पर ही ट्रायम्फ ने इसे उतार दिया। कैसा पैकेज है नई ट्रायम्फ बॉबर, ये जानें। वहीं टाटा ने भी अपनी नई छोटी सेडान टिगोर को लॉन्च कर दिया है। देखते हैं कैसा पैसा वसूल पैकेज बन पाई है टिगोर। और रफ्तार में आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही। ट्रायम्फ ने अपनी लेटेस्ट मोटरसाइकिल बॉबर को लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये पहले से जानी पहचानी मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल कैटेगरी में आई है, पर है बिल्कुल अलग। 40 के दशक में मोटरसाइकिलों के ट्रेंड को फिर से वापस लेकर आई है ट्रायम्फ, और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत रखी गई है लगभग 9 लाख रुपए। ट्रायम्फ बॉबर में लगा है T120 वाला इंजन, जिसकी क्षमता 1200 सीसी की है, ताकत 76 बीएचपी की। इसका टॉर्क है 106 न्यूटन मीटर। इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन लगा है, और ब्रेक की अगर बात करें तो अगले पहिए में 310 mm डिस्क ब्रेक है और पिछले में 255 mm। और बॉबर की सबसे खास बात जो पहली नज़र में ही आपके जहन में आएगी वो है इसकी बनावट और ये जो शेप है, ये बिल्कुल क्लासिक रेट्रो फील वाली एक ऐसी स्टाइलिश और कूल बाइक की इमेज आती है कि पहली नज़र में आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी कूल ये सवारी है और इसे चलाकर देखना चाहिए। और यहाँ पर सिंगल सीट जो है वो एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगल सीट आकर्षक सबको लगते हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान में आमतौर पर ये सवाल आता है क्या इसमें डबल सीट लगा सकते हैं कि नहीं। बॉबर नाम की मोटरसाइकिल होना वैसा ही है जैसा जीप के नाम की एसयूवी होता है। जैसे एक वक्त में यूटिलिटी गाड़ियों को जीप के नाम से पुकारा जाता था, वैसे ही बॉबर दरअसल उन मोटरसाइकिलों का नाम है जो 30-40 के दशक में चलन में आई थी, जब मोटरसाइकिलों के सजावटी गैर जरूरी हिस्सों को छांटकर बाइक को हल्का किया जाता था। अगला फेंडर पिछले फेंडर को छांटकर इसे बॉब कर दिया जाता था, और उन सभी मोटरसाइकिलों को बॉबर कहा जाता था। मकसद था एक तेज मोटरसाइकिल बनाना, और वो स्टाइल एक बार फिर से आजकल हिट हो रही है। हालांकि उस जमाने में इन मोटरसाइकिलों की खास पहचान थी सिंगल सीट और हार्ड टेल, क्योंकि इन्हें तेज भगाने के लिए पिछला सस्पेंशन हटा दिया जाता था। तो इस नई बॉबर में भी पिछला सस्पेंशन ऐसे ही डिजाइन किया गया है जिससे वो दिखे नहीं। और हाँ, इसे असली बॉबर दिखाने के लिए पिछली सीट का विकल्प नहीं दिया जा रहा है, यानी सिंगल सीटर ही होगी बॉबर। पर पुराने डिजाइन के साथ कंपनी ने इसमें सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जोड़े, जैसे राइड बाय वायर, रोड और रेन राइडिंग मोड में आप इसे चला सकते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया जा सकता है जो स्विच ऑन या ऑफ हो सकता है। वहीं एबीएस तो है ही। इस मोटरसाइकिल को हमने स्पेन में चलाया था। इसकी राइड काफी मजेदार है। आम हालात में जिस भी तरह के आड़े तिरछे रास्तों पर इसे आप भगाना चाहें, ये बहुत मजे से भागती है। लंबी राइड पर भी ये थकाने वाली नहीं लगी। स्टाइल फैक्टर तो था, और इसकी आवाज खासतौर पर काफी दमदार लगी। और अब वो दो मुद्दे मैं आपको बताता हूं जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया इस बॉबर का और मुझे काफी एडिक्टिव लगा। एक तो इसका टॉर्क था, लो एंड जो टॉर्क है वो आपको आम राइडिंग पोजीशन या आम राइडिंग माहौल में भी काफी टॉर्क की लगेगा। 120 की रफ्तार में भी जब एक्सीलेट में कर रहा था तो ये तेज भागती थी। और दूसरी चीज इसकी आवाज जो मुझे काफी एडिक्टिव लगी, वो आपको सुनवाता हूं मैं। तो ये वो आवाज़ है जो मुझे काफ़ी एडिक्टिव लगी। और आप भी जब चलाएंगे, हालांकि ज़रूरी नहीं कि सभी के टीवी में वो बेस आ पाए जो इसमें मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो राइड करते वक्त आपको ज़रूर महसूस होगा। दूसरी चीज़ मैं ये महसूस ज़रूर कर रहा था कि अभी तक जितनी ट्रायम्फ की बाइक्स मैंने चलाई है
जो बॉर्नविल सीरीज़ की अगर मैं बाइक कहूँ तो सबसे मज़ेदार मुझे ये बॉबर लगी है, न सिर्फ हैंडलिंग में बल्कि एजिलिटी जो है इसकी, जिस तरीके से आड़े तिरछे सड़कों के ऊपर ये भागती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये संतुलित लगी और मुझे इस वजह से काफ़ी इंप्रेसिव ये लगी कि इसकी हैंडलिंग आपको बहुत ही प्यारी लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट्स बाइक की तरह बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने की, कि आप प्यार से इसको घुमाते जाइए और ये प्यार से घूमती जाएगी। हालांकि मेरे साइज़ के हिसाब से जो कि आम हिंदुस्तानी हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पर बड़ी-बड़ी बाइक्स भी छोटी लगती हैं, तो हो सकता है कि आपको ये देखने में छोटी लग रही हो, लेकिन मैंने इसे चलाया है, काफ़ी चलाया है और काफ़ी मज़ेदार रास्तों के ऊपर चलाया है और राइड के बारे में आगे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताऊँ कि इसके बावजूद ये मुझे काफ़ी आरामदेह लगी, इसका सीटिंग पोजीशन काफ़ी मुझे आरामदेह लगा और जिस तरीके से मैं फ़िलहाल बैठा हूँ, वो सीट को पीछे करके मैं बैठा हूँ। इसमें दिलचस्प मुद्दा ये है कि सीट को आप अपने हिसाब से आगे या पीछे कर सकते हैं। जब मैंने आधे रास्ते इस सीट को आगे करके चलाया तभी काफ़ी आरामदेह रही और आड़े तिरछे रास्तों के ऊपर चलाने में भी काफ़ी मज़ेदार ये रही और अब इसको मैंने पीछे करके चलाया है, जो कि मुझे ज़्यादा आरामदेह और जब आप हाईवे के ऊपर थोड़े से रिलैक्स होकर चलाते हैं, उसके लिए ये सीटिंग पोजीशन मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी है। अब मैं इसके राइड के बारे में अगर कहूँ तो मुझे बॉबर की राइड ने काफ़ी इम्प्रेस किया, थोड़ा-सा आश्चर्यचकित भी किया। इन सब के साथ बॉबर का भारतीय मार्केट में प्रदर्शन भी देखने वाला होगा, ये समझने के लिए कि एक सीट वाली 9 लाख रुपए से ऊपर की मोटरसाइकिल लेने वाले कितने शौकीन मौजूद हैं अभी भारत में। आखिरकार आ गई टाटा मोटर्स की वो छोटी सेडान जिसका इंतजार काफी वक्त से चल रहा था। टियागो की सफलता के बाद टिगोर पर नजर थी सबकी। क्या ये वैसी ही आकर्षक और पैसा वसूल पैकेज हो पाएगी जैसा कंपनी दावा कर रही है, या जिस तरह से कंपनी ने उम्मीदें बढ़ाई हैं ग्राहकों की? तो अब हम देखते हैं कि टिगोर की कीमतें कैसी हैं। जहां पेट्रोल वेरिएंट पर पहले नजर डालें तो शुरुआती जो कीमत है वो 4,70,000 रुपए से आ रही है। ये दिल्ली में एक शोरूम कीमतें हैं और उसके बाद 4 वेरिएंट की कीमतें आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए, जो टॉप एंड के लिए 6,19,000 रुपए तक जाती है। टिगोर पेट्रोल में लगा है रेवोट्रॉन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वाला इंजन। क्षमता है 1199 सीसी की, 84 बीएचपी की ताकत है, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और इसमें है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एक नजर डालते हैं डीजल टिगोर पर भी, जहां बेस वर्जन है XE, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 5,60,000 रुपए। वहीं टिगोर का टॉप एंड वेरिएंट मिल रहा है लगभग 7 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत के साथ। टिगोर के डीजल वर्जन में लगा है रेवोटॉर्क 1.05 लीटर 3 सिलेंडर यानी 1047 सीसी वाला इंजन, 69 बीएचपी की ताकत, 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क।
एमिशन नॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। 31 मार्च 2017 के बाद BS3 गाड़ियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जहां लगभग 20,000 करोड़ की BS3 यानी भारत स्टेज 3 एमिशन नॉर्म वाली गाड़ियों की बिक्री नहीं होगी। 1 अप्रैल से BS4 गाड़ियां ही बेची जा सकेंगी। माना जाता है कि BS4 में BS3 के मुकाबले 80% प्रदूषण कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन गाड़ी कंपनियों को झटका लगा जो गाड़ियों को बेचने के लिए कुछ और मोहलत मांग रही थी। कोर्ट का कहना था कि बची हुई गाड़ियों की संख्या भले कम हो, लेकिन सवाल लोगों के स्वास्थ्य का है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों के जीवन जीने का अधिकार कंपनियों के मुनाफे से ज्यादा बड़ा है। व्यावसायिक हितों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो सकता। कोर्ट में दाखिल आंकड़े के हिसाब से BS3 नॉर्म वाली लगभग 8.25 लाख गाड़ियां स्टॉक में थी और कंपनियों का कहना था कि इससे हजारों करोड़ का नुकसान होगा। वैसे कंपनियां फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही थी, पर इन सब के बीच कुछ ग्राहकों की चांदी जरूर। बची हुई गाड़ियों में बड़ा हिस्सा टू व्हीलर्स का था और उन टू व्हीलर्स को जल्द से जल्द बेचने के लिए कंपनियों ने बड़े डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। ऐसे में कई शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली, चाहे वो हीरो हो या फिर होंडा का शोरूम। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में सवालों के जवाब हम लेकर आ रहे हैं। नई नई गाड़ियों और सवारियों को लेकर जो दुविधा है आपके जहन में, हम कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। वही सवाल जो आप ट्विटर या फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाते हैं, उनमें से कुछ चुनकर लाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रफ्तार में अब बारी है आपके संदेशों को लेने की। वही संदेश जो आप हमें फेसबुक या ट्विटर के जरिए भेजते हैं, वो सवाल जिनका जवाब हम देंगे या फिर आपकी दुविधा को दूर करेंगे। सबसे पहले शुभम दास का सवाल लेते हैं। वो एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, होंडा डियो, सुजुकी एक्सेस 125 और हीरो माइस्ट्रो एज के बीच में एक सवारी उन्हें चुननी है और वो ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी खरीदें। तो शुभम साहब, स्कूटरों के सेगमेंट में हमने देखा है कि प्रदर्शन काफी कंपेरेबल है अगर सभी आंकड़ों को देखें। ऐसे में ये तीनों ही काफी अच्छी सवारियां हैं और यहां हमें लग रहा है कि हीरो माइस्ट्रो एज के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो काफी डिटेल में भेजा गया है और उसका जवाब देना कोई आसान काम नहीं लग रहा। विशेष एस त्रिपाठी का सवाल है। उन्होंने जो जरूरतें भेजी हैं अपनी नई गाड़ी के लिए, उसकी फेहरिस्त काफी लंबी और मजेदार है। उन्होंने कहा है कि एक भरोसेमंद, सस्ते और आसान रखरखाव वाली, अच्छी रीसेल वाली, आरामदेह हैचबैक कार उन्हें खरीदनी है। महीने में 3 से 5,000 किलोमीटर वो ड्राइव करेंगे और ऐसे में उनका सवाल है कि पेट्रोल गाड़ी खरीदें या फिर डीजल खरीदें, ट्रांसमिशन कैसा हो, मैनुअल या फिर AMT। उन्होंने कुछ गाड़ियां शॉर्टलिस्ट भी की हैं, स्विफ्ट, बलिनो, KUV 100, पोलो, i10 या ग्रैंड i10। तो यहां पर इन सभी जरूरतों को पूरा करने वाली कार को चुनना वाकई बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक अच्छा पैकेज या अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है बलिनो, अगर वो वक्त पर आपको मिल पाए, क्योंकि उसके लिए इंतजार कुछ लंबा करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट उसकी ज्यादा है। अगर वक्त पर नहीं मिल रही है तो फिर आप इन बाकी गाड़ियों में से नई स्विफ्ट की तरफ भी नजर डाल सकते हैं। अनिरुद्ध आलूवालिया का सवाल है। वो एक छोटा स्कूटर खरीदना चाहते हैं। उन्हें स्कूटी या बाइक चलानी नहीं आती, साइकिल भी बहुत साल पहले चलाते थे वो, और ऐसे में कौन सी स्कूटर उनके लिए ठीक होगी। अनिरुद्ध साहब, हम यहाँ ये कहेंगे ऐसी सवारी आप लें जो भरोसेमंद तो हो ही, लेकिन थोड़ी हल्की हो और रखरखाव में भी सस्ती हो। यानी अगर सवारी को कुछ चोट भी पहुंचे तो उसके मेंटेनेंस में आपको बहुत ज्यादा खर्च न करना पड़े। हमें लग रहा है कि होंडा की जो एक्टिवा आई थी वो एक ऐसी एंट्री सेगमेंट की स्कूटर है जिसकी तरफ आप नजर डाल सकते हैं। पीयूष कुमार सिंह का सवाल है। वो फोर्ड फीगो पेट्रोल खरीदने का मन बना चुके हैं। हर दिन लगभग 50 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे और वो ये जानना चाहते हैं कि फोर्ड की मेंटेनेंस कैसी है, क्या ये बहुत महंगा होगा। तो पीयूष साहब, हमने फोर्ड को लगातार दावा करते भी देखा है
कि उनका मेंटेनेंस अब पहले से ज्यादा सस्ता हो चुका है, और साथ में जो ग्राहकों का रिएक्शन है वो भी ये कह रहा है कि बहुत सी जापानी या कोरियन गाड़ियों के मुकाबले में अब इसका मेंटेनेंस आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको डरने की जरूरत शायद नहीं है, आप अपने मन की कार खरीद सकते हैं। सिद्धार्थ अवस्थी का सवाल है, TUV 300, विटारा ब्रेजा और EcoSport, इन तीनों में से कौन सी सवारी पैसा वसूल होगी? तो सिद्धार्थ साहब, यहां हमें लग रहा है कि पैसा वसूल सवारी के तौर पर ब्रेजा एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगी इन तीनों गाड़ियों में। गौरव शर्मा का सवाल है, उन्हें एक पेट्रोल कार खरीदनी है, हैचबैक या सेडान, दोनों में से एक को उन्हें चुनना है। दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं वो, उनका बजट लगभग 6.5 लाख का है। स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज, टोयोटा लीवा और मारुति बलिनो में से कौन सी कार ठीक होगी? तो गौर साहब, यहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए सामान रखने के लिए और आप अपने परिवार के साथ आमतौर पर सफर करते हैं तो फिर डिजायर ठीक रहेगी, नहीं तो बलिनो की तरफ आप रुख कर सकते हैं। अमित सरदाना का सवाल है, वो WRV और ब्रेजा के बीच में दुविधा में फंस गए हैं। वो कह रहे हैं कि दिखने में ब्रेजा उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है, पर WRV के फीचर्स उन्हें ज्यादा आकर्षक लगे। उनकी सालाना ड्राइव 8000 किलोमीटर की होगी, ये उन्होंने लिखा है, और 6 से 7 ट्रिप 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी वाले होते हैं। उनका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है और मुझे अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चाहिए। तो अमित साहब, यहां पर हमें लग रहा है कि फीचर्स के मामले में आपको भले ही WRV ने आकर्षित किया है, लेकिन बाकी जो आपकी जरूरतें हैं उस हिसाब से ब्रेजा एक बेहतर कॉम्बिनेशन, बेहतर पैकेज होगी आपकी जरूरतों के लिए। प्रवीण कुमार कोटारिया सवाल कर रहे हैं, उन्हें एक स्पोर्टी बाइक चाहिए, पल्सर RS 200 या NS 200 या फिर KTM RC 200, इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए? तो प्रवीण साहब, अगर आपको शुद्ध स्पोर्टी फीलिंग वाली या शुद्ध स्पोर्टी तजुर्बे वाली एक मोटरसाइकिल चाहिए तो हमें लगता है कि RC 200 आपको वो तजुर्बा ज्यादा मजेदार तरीके से दे पाएगी। तो इसी तरह अपने सवाल भेजते रहिए फेसबुक और ट्विटर पर, हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देने की। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए खबर.ndtv.com पर।